2012 में नारायण के आने से वेस्टइंडीज ने 33 साल बाद कोई वर्ल्ड कप जीता। पर जब सुनील नारायण के बॉलिंग एक्शन को इल्लीगल बोलकर फाइनल में बैन कर दिया गया, तब वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर अजीम बासारथ नारायण को हेल्प करने के बजाय मॉक करने लगे क्योंकि ये तो भट्टा मारता है। इस पर केकेआर फ्रेंचाइज ने ऑफिशियल प्रोटेस्ट लॉन्च किया, जहां पूरे साल वेस्टइंडीज के लिए खेलने पर उन्हें 1 करोड़ मिलता था, वहां आईपीएल में सिर्फ 2 महीने खेलने पर 9.5 करोड़ मिल रहा था। 1970s में वेस्टइंडीज एक इनविंसिबल टीम थी। पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में उनकी टीम और प्लेयर्स का दहशत रहता था। पर साल 2011 तक आते आते उनका डाउनफॉल सबने देखा। इतना बुरा कि 2011 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने जो 3 मैच जीता तो वो नीदरलैंड, बांग्लादेश और आयरलैंड के खिलाफ था। पर उसी साल सितंबर के अराउंड त्रिनिदाद एंड टोबैगो की टीम में एक ऐसा स्पिनर आया जो 4.5, 2.5 और 2 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा था। उनका सबसे नोटेबल परफॉर्मेंस आईपीएल के पिछले 2 साल के चैंपियन सीएसके के अगेंस्ट आया, जिसमें नारायण ने 8 रन देकर 3 विकेट लिया। और वो 3 विकेट था मुरली विजय, सुरेश रैना और एमएस धोनी। कोई भी नारायण के वेरिएशंस को पकड़ ही नहीं पा रहा था। वेस्टइंडीज को लगा कि अब नारायण ही उनका कमबैक करा सकता है, और ऐसा ही हुआ। 5 दिसंबर 2011 को ओडीआई इंटरनेशनल डेब्यू, और सिर्फ 10 महीने के अंदर वेस्टइंडीज को वर्ल्ड T20 चैंपियन बनाया। 33 साल के सूखे को खत्म किया। पर ऐसा क्या हो गया कि इतना टैलेंटेड T20 प्लेयर जो वेस्टइंडीज के लिए एक नया उम्मीद था, वो 2012 के एंड से वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ 38 T20 मैच खेला। तो सुनील नारायण का ओडीआई डेब्यू इंडिया के खिलाफ हुआ था, और पहले ही मैच में उसने विराट भाई और अश्विन जैसे बैट्समैनों को आउट किया। मतलब सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स भी नारायण के वेरिएशंस को हाथ से पकड़ नहीं पा रहे थे। उस वक्त आईपीएल की पॉपुलैरिटी साल दर साल बढ़ती जा रही थी, तो इस राइजिंग मिस्ट्री स्पिनर के लिए बिडिंग वॉर होना लाजमी था। पोलार्ड जो मुंबई इंडियंस में थे, उन्होंने नारायण को बहुत करीब से देखा था, और सीएल T20 में नारायण नाइट राइडर्स की सिस्टर फ्रेंचाइज से खेल रहे थे। तो एमआई और केकेआर का सुनील नारायण के लिए बड़ी बोली लगाना ऑब्वियस था। एंड गेस व्हाट, केकेआर ने सुनील नारायण को 3.5 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया। जहां वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उन्हें साल का 58 लाख मिल रहा था, वहीं आईपीएल में सिर्फ 2 महीने का उन्हें 3.5 करोड़ मिलने वाला था। तो अब बताओ, ये कहीं ना कहीं ऑब्वियस हो ही जाता है कि नारायण ने टेस्ट क्रिकेट के ऊपर आईपीएल को क्यों चुना। उस वक्त बाकी देश के बोर्ड अपने स्केड्यूल में आईपीएल को कंसीडर करते ही नहीं थे कि किसी भी तरह का क्लैश ना हो। खासकर वेस्टइंडीज बोर्ड, जिनको ये पता होना चाहिए था कि वेस्टइंडीज एक देश नहीं है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो हर प्लेयर में देशभक्ति की भावना हो, इसके चांसेस कम है। जहां प्लेयर्स को ज्यादा पैसे मिलेगा वो वहीं जाएगा। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 2010 में क्रिस गेल जब वेस्टइंडीज टीम के कैप्टन थे, तब उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर नारायण जी का क्या ही कहना। बात भी सही है, पापी पेट जो कराए। आईपीएल 2012 अपने करियर के पहले ही आईपीएल में उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस किया कि केकेआर को चैंपियंस ही बना दिया। 15 इनिंग्स में 24 विकेट विद एन एवरेज ऑफ 13.50 एंड इकोनॉमी ऑफ 5.47। ये शांत लड़का जो अपने छोटे से अरीमा के ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता था, अपने अजीब से एक्शन से बैट्समैनों को परेशान करने लगा। लेकिन यही एक्शन जो उसकी ताकत थी, आगे चलकर उसके लिए एक बड़ा सरदर्द बनने वाला था। अब केकेआर को तो चैंपियंस बना दिया, फिर बारी थी वेस्टइंडीज टीम की। 2012 T20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका में हो रहा था, मतलब सुनील नारायण फिर से सब कॉन्टिनेंट में बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाने वाले थे, और वही हुआ। उनका एक्शन ही ऐसा था कि कोई भी बल्लेबाज उनके हाथ से वेरिएशंस पकड़ ही नहीं पा रहा था। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल्स में उन्होंने 3.4 ओवर्स में सिर्फ 9 रन देकर 3 विकेट लिया, और वेस्ट इंडीज को 33 साल बाद वर्ल्ड चैंपियंस बनाया। He was the big thing in West Indian cricket at that time. वेस्ट इंडीज जहां टॉप के टीम से जीत नहीं पा रही थी, वहीं सुनील नारायण के आने के बाद टीम के रिजल्ट्स बेहतर हुए। साल 2011 में ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज ड्रॉ हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड को 4-1 से हराया। इन मैचों में सुनील नारायण 3 दफा मैन ऑफ द मैच बने। वेस्ट इंडीज क्रिकेट का ग्राफ ऊपर जा रहा था, टीम वापस से ट्रैक पर आ रही थी। देन केम साल 2014। तब तक सुनील नारायण का टेस्ट डेब्यू भी हो चुका था, और उसमें भी उनका परफॉर्मेंस गजब का था। जून 2012 से दिसंबर 2013 तक उन्होंने 6 टेस्ट खेला, जिसके 11 इनिंग्स में उन्होंने 21 विकेट्स लिया, जिसमें 2 फाइफर शामिल थे। एंड गेस व्हाट, न्यूजीलैंड को 2-0 से हरा दिया। ये रेयर सीन था कि वेस्ट इंडीज टॉप के नेशन के साथ कॉम्पीट भी कर रही है और डोमिनेट भी। पर अगर हम आपसे बोले कि सुनील नारायण ने अपने इंटरनेशनल करियर में सिर्फ यही 6 टेस्ट मैचेस खेला, तो यस, तो जैसा मैंने पहले कहा कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड अपने इंटरनेशनल कैलेंडर को बनाते वक्त आईपीएल को कंसीडर करते ही नहीं थे, जिसका रिजल्ट ये था कि जून 2014 में होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज और आईपीएल फाइनल में क्लैश हो गया, और अब उस टेस्ट सीरीज में नारायण नहीं खेलने वाले थे। अपने करियर के 21 टेस्ट विकेट्स में नारायण ने 18 विकेट्स न्यूजीलैंड के खिलाफ लिया था,
बट उस वक्त सुनील नारायण केकेआर को रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड वो वेस्ट इंडीज नहीं आए। ही चोज आईपीएल ओवर टेस्ट। 19 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था जहां डेसमंड हेंस WICB की डेडलाइन को मीट नहीं कर पाए और दोबारा वो कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले। सुनील नारायण के साथ भी वैसा ही हुआ और कहीं ना कहीं सुनील नारायण को भी दिख रहा था कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में ज्यादा पैसा है और उनका प्रायोरिटी सबके सामने था। पर आगे सुनील नारायण के क्रिकेटिंग करियर में ऐसा कुछ होने वाला था जो उनका करियर खत्म कर सकता था। 29 सितंबर 2014 को हैदराबाद में CL T20 के ग्रुप मैच में पहली बार सुनील नारायण के बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठा कि वो चक कर रहे हैं, मतलब भट्टा मार रहे हैं। 1996 में श्रीलंका के लेजेंडरी स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मेलबोर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन अंपायर ने बार बार उनकी बॉलिंग एक्शन को इलीगल कहा। ये एक लंबी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट शॉर्ट में समझो तो उस वक्त कप्तान अर्जुन रणतुंगा और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने मुरलीधरन की बहुत मदद की, तब जाकर उन्हें क्लियरेंस मिला। 2004 में फिर एक 15 डिग्री का रूल आया कि शोल्डर लेवल पर जितना आर्म बैंड है, रिलीज के वक्त उसके बैंड में 15 डिग्री से ज्यादा का चेंज नहीं होना चाहिए। अगर बॉलर का हाथ 15 डिग्री से ज्यादा मुड़ता है तो एक्शन इलीगल हो जाता है। पहले बार में वार्निंग मिलता है और अगर दूसरी बार ऐसा हुआ तो बॉलिंग से सस्पेंड। अब तुम जाओ एक्शन को ठीक करो, फिर बायोमैकेनिकल टेस्ट करवा के ICC से क्लियरेंस लो। हैदराबाद में उस दिन अंपायर अनिल चौधरी और कुमार धर्मसेना ने नारायण के 3 बॉल को रिपोर्ट किया, पर अगले मैच में मतलब सेमीफाइनल में रॉड टकर, S रवि और विनीत कुलकर्णी ने चारों ओवर को रिपोर्ट कर दिया, जिसका मतलब था कि नारायण के बॉलिंग एक्शन को इलीगल बोलकर फाइनल में बैन कर दिया गया। कुछ दिन बाद होने वाले इंडिया के खिलाफ ODI सीरीज से उन्हें विथड्रॉ करना पड़ा। उस वक्त वेस्ट इंडियन क्रिकेट में एक और बड़ी अजीब चीज हो रही थी, तो जिस टूर से नारायण को विथड्रॉ करना पड़ा उसमें एक बड़ा ड्रामा हुआ। धर्मशाला में 4 ODIs के बाद प्लेयर्स ने टूर छोड़ दिया क्योंकि WICB उन्हें टाइम पे पैसा नहीं दे पा रहा था। नए कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से प्लेयर्स को 75% कम पैसा मिलेगा। अरे भाई, हर कोई इंक्रीमेंट की बात करता है और इतने तगड़े पे कट पर कौन काम करेगा, मतलब कौन खेलेगा। तो जब बोर्ड के पास प्लेयर्स को देने के लिए ही पैसे नहीं थे तो वो सुनील नारायण के साथ इस मुश्किल घड़ी में कैसे खड़ी रहती, और ये बात नारायण को भी अंदर अंदर पता था। 2015 ODI वर्ल्ड कप स्क्वाड में सुनील नारायण को शामिल किया गया, बट उन्होंने कहा कि वो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए रेडी नहीं है और नारायण ने वर्ल्ड कप के स्क्वाड से अपना नाम वापस ले लिया। इस बीच जिसने नारायण की मदद की वो था KKR फ्रेंचाइज। अब यहाँ पर एक और कंट्रोवर्सी हुआ कि IPL 2015 में खेलने के लिए सुनील नारायण को ICC अक्रेडिटेड सेंटर से क्लियरेंस चाहिए था, तो नारायण को लॉ बोरो सेंटर से क्लियरेंस मिल गया था। बट BCCI के प्रेसिडेंट जगमोहन दालमिया ने KKR के चीफ एग्जीक्यूटिव वेंकी मैसूर को कहा कि नारायण को चेन्नई के श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी, जो ICC की दूसरी अक्रेडिटेड सेंटर है, वहां से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। इस पर KKR फ्रेंचाइज ने ऑफिशियल प्रोटेस्ट लॉन्च किया, पर आखिरकार KKR को BCCI की बात माननी पड़ी और वो रीटेस्ट के लिए चेन्नई गए। द गुड न्यूज वाज कि 2 दिन के अंदर रिजल्ट आया कि सुनील नारायण क्लियर टू बोल इन IPL। उनको अब क्लीन चिट तो मिल गया था, पर अब बात ऐसी हो गई थी कि एक दिन क्लियरेंस, दूसरे दिन सस्पेंशन। 22 अप्रैल 2015 को SRH के अगेंस्ट मैच में वापस से उनके बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठे। बोला गया चेन्नई जाकर टेस्ट करवाओ। KKR ने नारायण को अपने बॉलिंग कंसल्टेंट वसीम अकरम के साथ चेन्नई रिटेस्ट के लिए भेजा। क्लियरेंस मिला, बट उनके ऑफ ब्रेक पर बैन लगा दिया गया। इतना समझ आ रहा था कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में थोड़ी सी लीनियंसी दिखाया जाता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है थोड़ा बहुत, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। सितंबर 2015 में सुनील नारायण वापस से वेस्ट इंडीज के ODI स्क्वाड में शामिल हुए, पर जब श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने मैच खेला तो 3rd ODI में वापस से उनके बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट किया गया। नवंबर में जो टेस्ट हुआ उसमें उनके एक्शन को इलीगल बताया गया और अब वो कहीं भी बॉलिंग नहीं कर सकते थे। जब रिपोर्ट आया तब सुनील नारायण ढाका में BPL खेल रहे थे। इस न्यूज के बाद उन्हें टूर्नामेंट को बीच में छोड़ना पड़ा। तो बात समझ आ रहा था कि जब इंटरनेशनल लेवल पर एलिगेशन लगा, जहां स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है, वहां उनके एक्शन को इलीगल पाए जाने के बाद सुनील नारायण अब फ्रेंचाइज और T20 क्रिकेट भी नहीं खेल सकते थे। तो भैया, जहां खेलने से कम पैसा मिले और कुछ 19-20 हुआ तो वो उस सोर्स पर भी लात मार दे जिससे घर चल रहा है, तो बंदा वहां क्यों ही खेले। नारायण बॉलिंग एक्शन मॉडिफाई करके क्लीन चिट ले चुके थे। 2016 T20 वर्ल्ड कप के लिए सुनील नारायण को वेस्ट इंडीज टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया, पर उन्होंने अपना नाम वर्ल्ड कप स्क्वाड से वापस ले लिया। फरवरी 2016 में नारायण ने एक बात रिवील किया कि जब उन्हें बॉलिंग करने से सस्पेंड किया गया था, तब वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आजिम बासारत नारायण को हेल्प करने के बजाय मॉक करने लगे कि ये तो भट्टा मारता है।
नारायण अपने बॉलिंग एक्शन पर काम कर रहे थे और आईपीएल 2016 से 2 दिन पहले उन्हें आईसीसी का क्लीन चिट मिल गया। तो जहां पूरे साल वेस्टइंडीज के लिए खेलने पर उन्हें 1 करोड़ मिलता था, वहां आईपीएल में सिर्फ 2 महीने खेलने पर 9.5 करोड़ मिल रहा था। तो रिस्क क्यों ही लेना। फरवरी 2018 में सुनील नारायण ने कहा कि वेस्टइंडीज के लिए खेलना मेरा अल्टीमेट गोल है, बट अगले ही महीने पीएसएल में वापस से उनके बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट किया गया। तो जब भी नारायण पर एलिगेशन हुआ, सस्पेंशन हुआ या बैन हुआ, तब केकेआर ने ही उन्हें सपोर्ट किया। वेस्ट इंडीज क्रिकेट खुद गर्दिश में थी, तो नारायण को कैसे हेल्प करती। आईपीएल 2020 में नारायण पर वापस से एलिगेशंस लगा कि उनका बॉलिंग एक्शन इलीगल है। केकेआर और नारायण दोनों इस बात से सरप्राइज थे और बाद में सस्पेक्ट एक्शन कमेटी ने नारायण को क्लीन चिट दे दिया। 2021 में फिर एक बार हवा चली कि सुनील नारायण वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए कमबैक कर सकते हैं, बट नारायण ने कहा वो अभी रिटर्न के लिए रेडी नहीं है। 5 नवंबर 2023 को सुनील नारायण ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, जिसका मतलब था कि 6 अगस्त 2019 को सुनील नारायण ने आखिरी बार वेस्टइंडीज के लिए क्रिकेट खेला था। ये एक बड़ी अफसोस वाली बात है कि T20 क्रिकेट का इतना बड़ा सुपरस्टार वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ 2 T20 वर्ल्ड कप खेला। आईपीएल 2024 सुनील नारायण ही नहीं, वर्ल्ड के किसी भी ऑलराउंडर का बेस्ट आईपीएल था। स्पेकुलेशंस और सजेशंस आई कि नारायण को 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज टीम में वापसी कर लेना चाहिए, बट सुनील नारायण ने साफ कह दिया कि वो दरवाजा अब बंद हो चुका है। अब तुम ही सोचो, जब रिटायरमेंट नहीं लिया था तब बंदा इंटरनेशनल नहीं खेल रहा था, तो रिटायरमेंट के बाद क्यों ही कमबैक करेगा। पता चला एक इंटरनेशनल मैच खेला और फिर जो भी T20 क्रिकेट खेल रहा है वो भी नहीं खेल पाएगा। उन्होंने बार बार कहा कि देश से इश्क करता हूँ, बट पेट पे लात खाने का नहीं। तो देश वेस्ट इंडीज क्रिकेट को आखिर हुआ क्या? जो टीम एक वक्त खूंखार प्लेयर से भरी थी, आज उसका डाउनफॉल कैसे हो गया? उसकी पूरी स्टोरी जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए।